ठीक है, अपना मृदा वाला टॉपिक चल रहा था, है ना। तो मृदा में अपन ने पढ़ लिया था क्या, तो मृदा का संगठन चल रहा था आपका, मृदा संगठन चल रहा था। मृदा संगठन या फिर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, वे मृदा के अवयव आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखो कि 4 अवयव है आपकी मिट्टी के, कौन कौन से अवयव है 4 बताओ। एक तो खनिज लवण, तो कितना होता है 45%, 5% होता है आपका कार्बन, मृदा वायु और मृदा जल, जिनको अपने 2 भागों में बांटा है। तो रंध्रावकाश जिसके अंदर मृदा वायु मृदा जल आती है, जो होता है 50%। और एक होता है ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ कितना होता है 50% होता है। 45 तो आपका क्या खनिज लवण और 5% क्या होगा कार्बन पदार्थ। तो अपन ने कल पढ़ लिया था भाई किसके बारे में, एक तो कार्बन पदार्थ भी पढ़ लिया था आपने, खनिज लवण भी पढ़ लिया था। अब अपनी चल रही थी क्या मृदा वायु, तो मृदा वायु के बारे में पढ़ेंगे। मृदा वायु आपकी होती है मृदा वायु, या किसको बोलते हैं क्या सॉइल एयर। अभी मृदा वायु क्या होती है आपकी, सॉइल एयर क्या होती है, ठीक है। तो मृदा वायु या फिर सॉइल एयर। भाई देखो मिट्टी के जो कण होते हैं आपके, ये मृदा के कण है। आगे मृदा के कण तो क्या होता है ठोस। अब ठोस के बीच में क्या होता है, थोड़ी बहुत आपकी जगह होती है। अब इस जगह में इस जगह को अपन क्या बोलते हैं रंध्रावकाश। अब रंध्रावकाश में जो आपकी वायु पाई जाती है वो क्या कहलाता है, आपकी मृदा वायु कहलाती है। अब मृदा के अंदर कौन कौन सी वायु कितनी मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है, ये चीजें हमको लिखनी है, ठीक है। तो लिखो आप एरोलॉजी मृदा वायु डालो, एरोलॉजी। देखो मृदा के रंध्रावकाशों में, मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु, मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु मृदा वायु कहलाती है। मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु मृदा वायु कहलाती है। मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु मृदा वायु कहलाती है, समझिए। और अब मृदा के अंदर कौन कौन सी वायु आपकी विद्यमान होती है, यहाँ पर मृदा की वायु भी पढ़ेंगे और वायुमंडल की वायु पढ़ेंगे। वायुमंडल में कितनी वायु है और मृदा मंडल में कितनी पढ़ेंगे, यहाँ तक लिखेंगे हम वायु। और एक तरफ लिखेंगे वायुमंडल, ये होता है आपका एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और एक होता है आपका मृदा मंडल, और मृदा मंडल को बोला जाता है क्या, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ये 2 मंडल हो गया आपको, एक तो वायुमंडल और एक हो गया मृदा मंडल। अब किस किस मंडल में आपकी कौन सी वायु पाई जाती है, तो देखो आप भाई 3 प्रकार की वायु आपके पास में है। तो वायुमंडल में 4 होती है, मृदा में 3 होती है। तो 3 प्रकार की 4 प्रकार की वायु कौन सी देखो, एक होती है आपकी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को अपन डिनोट करते हैं किससे, N2 से, ठीक है। और एक गैस आपकी पाई जाती है जो भी ज्यादा मात्रा में होती है, कौन सी आपकी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को अपन किससे डिनोट करते हैं, आपकी O2 से, ठीक है। इसके बाद अगली गैस है आपकी कौन सी, आर्गन। पहली गैस पाई जाती है कौन सी आपकी, आर्गन। और आर्गन को अपन डिनोट करते हैं किससे, Ar से। और एक गैस जो वायुमंडल में विद्यमान होती है कौन सी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको बोला जाता है क्या, CO। अब अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में होती है और ऑक्सीजन आपकी कितनी मात्रा में होती है। तो पहले अपन बात करेंगे वायुमंडल की, उसके बाद मृदा मंडल। तो देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78 पॉइंट लगभग 8% तक होती है, मतलब 79 बोल सकते हो, 78.8% होती है। लेकिन अगर हम मृदा मंडल की बात करें तो ये होती है आपकी 78 लगभग 2%, ये होती है मृदा मंडल। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन भाई आपकी मृदा मंडल में, मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.8%, मतलब आप बोल सकते हो इसको कितना, 21%, ठीक है। और मृदा मंडल में होती है कितने आपकी, 20.20%, ये पाई जाती है ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन की अपन बात करें तो यहाँ पर होती है 0.93%, लेकिन ये वर्तमान में आपकी हो चुकी है कितनी, 1%, ठीक है। लेकिन अभी तक किताबों में केवल 0.93 आपका आया हुआ है ना। और मृदा मंडल में भी आपकी है आर्गन नहीं होती। इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा होती है वायुमंडल कितनी होती है, 0.03%, और यहाँ पर होती है 0.25 से 0.30%। मतलब आपकी मृदा मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कितनी ज्यादा होती है, 8 से 10 गुना क्या होती है आपकी, ज्यादा होता है, ठीक है। 8 से 10 गुना ज्यादा, मतलब वायुमंडल की तुलना में, क्वेश्चन आज का भी याद रखना, वायुमंडल की तुलना में
8 से 10 गुना, 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। अब जोड़ लो कैसे है 8 से 10 गुना, देखो 8 को आप 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 24, आ रहा है लगभग 25, और आप 10 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 30। तो मृदा मंडल में CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और वायुमंडल में क्या होती है, कम होती है। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से भी, है ना। तो कैसे आपको याद रखना कि मिट्टी में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, तो आप उस तरह से। अब इनका क्या रोल होता है आपका पौधों के लिए, मृदा वायु खत्म हो गई, इसके बाद आप रखते हैं मृदा जल, इसको बोलते हैं क्या, सॉइल वाटर, सॉइल वाटर। अब देखो मृदा जल क्या होता है, सॉइल वाटर क्या होता है, क्या होता है मृदा जल, मृदा के रंध्रावकाश में उपस्थित जल होता है। जैसे मृदा वायु थी वहीं पर क्या मिलेगा आपको, मृदा जल, जो कितना होता है आपका 25%। लेकिन ये भी ऋतु के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आपका गर्मी का मौसम आएगा तो वायु की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, जल कम हो जाएगा। लेकिन जैसे बारिश का मौसम आता है जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो वायु वहां से क्या होता है आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है मृदा जल। अब देखो समझ लो, पहले मृदा जल को अपन ने क्या कर रखा है, आपका 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा होता है जल, एक तो होता है कौन सा जल आपका, आर्द्रता ग्राही जल, एक होता है कौन सा आपका आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल। और इसी जल को इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अभी आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है, मतलब वह जल जो आपकी शुष्क मृदा द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता से ग्रहण किया जाता है। तो वायुमंडल में क्या होती है, आर्द्रता होती है, और उस आर्द्रता को कौन ग्रहण कर लेती है, आपकी सूखी मिट्टी जो होती है उसको क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। लेकिन यह जल आपकी थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में क्या होता है, गायब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में सुबह सुबह आप उठते पूरा रोड गीला हो जाता है, ऊपर की मिट्टी आपकी गीली हो जाती है, लेकिन जैसे आपकी धूप निकलती है तुरंत क्या होता है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्द्रता ग्राही जल। और ये जल सबसे अधिक दाब, कितना दाब होता है आपका 31 atm। इस 31 atm पर क्या होता है, मृदा कणों पर क्या होता है, अनिश्चित होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जल पौधों के किसी भी काम का नहीं होता है, मतलब पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते। बाकी बात समझ। उसके बाद दूसरा जो जल आता है आपका, ये होता है कि कौन सा आपका गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये होता है कि आपका ग्रेविटेशनल वाटर। अभी ग्रेविटेशनल वाटर आपका होता क्या है, अभी जल क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में होने के कारण कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल आप जानते हो क्या होता है, गुरुत्वीय बल भाई कोई भी भारी वस्तु में ऐसा नीचे की तरफ आती है, जैसे मामले मार कर अब ऊपर से आ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। तो कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वीय। अब ये जैसे मान लो आपका खेत है, अब खेत में क्या हुआ, पानी भरा हुआ है आपका, अब ज्यादा पानी भरा होने की वजह से पानी कहाँ जाएगा आपका, नीचे जाएगा, और इतना नीचे पहुंच जाएगा कि पौधे की जड़ तो आप यहीं पर आ गई और जल आपका यहाँ पर चला गया। तो पौधों की जड़ क्या होती है, इसको अवशोषित करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती, और जब उसको नहीं ले पाएगी तो वो जल आपको किसी काम का नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में आप जैसे कुएं से, ट्यूबवेल से निकाल इस पानी को आप बाद में यूज कर सकते हो, लेकिन पौधा डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकता, होता है गुरुत्वीय बल। और ये सबसे कम बल, कितना बल लगता है यहाँ पर आपका 1/3 atm पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या फिर 1/3 को आप 0.33 atm भी बोल सकते हो। इस बल पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। भाई 1/3 का मतलब ये आ रहा है 0.33, आ रहा नहीं आ रहा भाई, 3 का मान आप 3 में दोगे कितना आएगा, 0.33 आएगा। अगर वहाँ ये नहीं मिलेगी, मिल जाए तो कुछ बताओ ना, वही कौन बोलने जाओगे हमारे लिए खाएंगे, ये होता है 0.33। समझिए। उसके बाद अगला जल है कौन सा आपका, केसीय जल। अभी केसीय जल क्या काम आता है, केसीय जल, और इसी जल को बोला जाता है क्या, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। और जो कैपिलरी वाटर होता है, केसिकाएं होती है मिट्टी में, केसिकाएं आप जानते हो क्या होता है, ये मिट्टी के कण है, और मिट्टी के कणों के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, और इन्हीं रंध्रावकाशों में जो जल भरा होता है होता है आपका केसीय जल। और इसी रंध्रावकाशों के बीच में क्या होती है, पौधों की जड़ें होती है आपके यहाँ पर, तो ये जड़ें क्या करती है, जल को आसानी से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेती है, और ये पौधों को मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि पौधा किस जल को ग्रहण करता है, तो होता है आपका कौन सा, केसीय जल। और ये जल जो होता है आपका 1/3 से 31 atm के बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब 1/3 से 31 atm के बीच जो जल उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, आपका केसीय जल। लेकिन इन तीनों जल के बाद एक जल और आता है जिसको बोलते हैं क्या, प्राप्य जल, जो होता है आपका प्राप्य जल, और जिसको बोला जाता है क्या, अवेलेबल वाटर, जो होता है आपका अवेलेबल वाटर। अब ये होता है कहाँ से आ गया, प्राप्य जल, है ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है ना। तो देखो प्राप्य जल होता क्या है, ये तो आपके 3 जल जो मिट्टी के अलग से होएंगे। अब इसके लिए आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, क्या एक पढ़ेगा पर क्या, ये होती है आपकी फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब समझते हो आप, क्या होती है, क्षेत्र क्षमता। अब क्षेत्र क्षमता का मतलब क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी, या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हो क्या, क्षेत्र क्षमता। अभी क्षेत्र क्षमता आपकी होती क्या है, ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, क्या तो हमें सिंचाई करते हैं,
अब सिंचाई करने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा 2 दिन अंदर तो खेत पूरा गीला हुआ रहता है। अपन खेत में निकल के जाते हैं, उसमें धस जाते हैं, अंदर धस जाते हैं पूरे पेड़, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर अपना आराम से निकल सकते हैं उसमें। तो क्या करता है, जैसे अपन सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद मिट्टी क्या करती है, जल को ऊपर रोक के रखती है, नीचे जाने से क्या होता है, उसको रोकती है। मतलब मृदा की गुरुत्वीय बल के विपरीत जल को धारण करने की क्षमता। अब कितनी देर तक धारण करवा दी गई आपकी, मतलब सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद तक भाई अपन ने क्या कर दी, सिंचाई कर दी। अब सिंचाई के कितनी देर बाद, 36 से 48 घंटे बाद तक मृदा द्वारा जल को धारण करने की क्षमता। और किसके विपरीत, यहाँ पे एक बल लगता है, कौन सा, गुरुत्वीय बल, मतलब गुरुत्वीय बल के विपरीत। इस बल के क्या करेगी, आपके विपरीत, इस बल के विपरीत क्या करेगी, मिट्टी आपकी जल को धारण करके रखती है। तो मिट्टी जो जल को धारण करने की जो क्षमता होती है, कितने घंटे तक, 36 से 48 घंटे तक, वो क्या कहलाती है, आपकी क्षेत्र क्षमता। और क्षेत्र क्षमता जो होती है, ये कितने बल पर होती है, तो यहाँ पर भी बल लगता है, कितना आपका 1/3 एटीएम, कितना बल लगता है, इसमें आपका क्षेत्र क्षमता। ठीक है, अब ये किसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई आपका होता है मलानी बिंदु। मलानी बिंदु, अभी जो मलानी बिंदु है, ये क्या होता है, आपका बिल्डिंग पॉइंट होता है। मलानी बिंदु पर क्या बोलते हैं, बिल्डिंग पॉइंट। बाद में अलग से भी पढ़ेंगे, सिंचाई में आएगी चीजें, मतलब अभी तो अपन केवल नीनी जल पढ़ेंगे, लेकिन अभी साथ में समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में भी काम आएगा, बाद में पढ़ना है। देखो एक होता है मलानी बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग पॉइंट, होता है आपका बिल्डिंग पॉइंट। अब आपने देखा होगा, सुना होगा, बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, मलानी बिंदु, मतलब वह बिंदु जिसमें जल की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि पौधा आपका मुरझाना स्टार्ट हो जाता है, होता है बिल्डिंग पॉइंट। मतलब मिट्टी में जल आपका इतना कम हो जाता है कि पौधा उसको अवशोषित करने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता है, वो नहीं ले पाता वहां से, वो होता है मलानी बिंदु। अब इस मलानी बिंदु को मैंने 2 भागों में बांट दिया, है ना। एक होता है आपका टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट, एक होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। टेम्परेरी मतलब अस्थायी मलानी बिंदु, और ये क्या होता है, स्थायी मलानी बिंदु। मतलब इसका परिणाम होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, मतलब स्थायी मलानी बिंदु। तो अपन को इससे काम है, किससे, स्थायी मलानी बिंदु से। और स्थायी मलानी बिंदु कब आता है, जब आपका जल की मात्रा 15 एटीएम तक आपकी रह जाती है, उसमें होता है स्थायी मलानी बिंदु। और स्थायी मलानी बिंदु का मतलब होता है कि मिट्टी में जल आपका इतना कम हो जाता है कि पौधा उसको अवशोषित कर ही नहीं पाता, और वो परमानेंटली क्या होता है, मर जाता है। मतलब बेहोश नहीं होता, परमानेंटली क्या हो गया, मर गया। यहाँ तो बेहोश हुआ था पौधा, अगर आप सिंचाई करते तो वापस क्या करता, वो वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में जाता। लेकिन आप सिंचाई करो, कुछ भी कर लो, लेकिन पौधा आप जिंदा होने वाला नहीं, मर चुका है, परमानेंट होता है, परमानेंट बिल्डिंग। और ये कितने एटीएम होता है, 15 एटीएम, है ना। तो अब अपन को समझ आएगा कि प्राप्त जल होता है क्या, भाई वह जल जो 1/3 से 15 एटीएम, भाई 1/3 से 15 एटीएम, इसके बीच में जो जल उपस्थित होता है, 15 एटीएम के बीच में जो जल उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्राप्य जल। अब देखो यहाँ पर 1/3 एटीएम पर क्या आ रहा था भाई, आपका क्षेत्र क्षमता, और 15 एटीएम पर क्या आ रही है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, मतलब स्थायी मलानी बिंदु। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अभी जेड किसके पेपर दिया, तो जेड में पूछा भी जाता है क्वेश्चन जगह पर, कि वह जल जो क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के मध्य उपस्थित होता है, क्या कहलाता है। अब ऑप्शन में वहां सारे ही थे, आद्रताग्राही भी था, पृथ्वी भी था, केसी भी था, और प्राप्य जल भी था। तो आंसर क्या आएगा, प्राप्य जल। अब बहुत सारे वहां केसी जल करके आगे, तो आंसर गलत हो गया। आगे बात समझ भाई, केसी जल तो हम उसको बोलेंगे जो किसके मध्य, आद्रताग्राही गुरुत्वीय जल के मध्य उपस्थित, या 1/3 से 31 एटीएम के मध्य उपस्थित, वो कहलाएगा केसी जल। लेकिन अगर 1/3 से इतना 15 एटीएम के बीच अगर आपका जल आ गया, उसको आप क्या बोलोगे, प्राप्य जल। आगे बात समझ में, मतलब वह जल जो आपका क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के मध्य उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, प्राप्य जल। आगे बात समझ में, ये होता है प्राप्य। तो आप बिल्कुल पता चले कि नाम उसके अंदर लिखो, देखो वह जल, देखो वह जल जो मृदा के, वह जल जो मृदा के, वह जल जो मृदा के रंध्रावकाशों में, वह जल जो मृदा के रंध्रावकाशों में, वह जल जो मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित होता है, वह जल जो मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित होता है, मृदा जल कहलाता है, मृदा जल कहलाता है, मृदा जल कहलाता है। आद्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, आद्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो लिखो इसमें, देखो वह जल, देखो वह जल जिसे, वह जल जिसे शुष्क मृदा द्वारा, वह जल जिसे शुष्क मृदा द्वारा, वह जल जिसे शुष्क मृदा द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता से, वह जल जिसे शुष्क मृदा द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता से ग्रहण किया जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता से ग्रहण किया जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता से ग्रहण किया जाता है, आर्द्रताग्राही जल कहलाता है,
तो वह जल जिसे शुष्क मृदा द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता से ग्रहण किया जाता है आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। आगे बात समझ में, आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। ठीक है, अभी कितने एटीएम पर प्रेजेंट होता है, क्या काम आता है, वो तुम्हें काम आता है या नहीं आता है, उसी जगह पर लिखने। तो आप देखो एरोलॉजिकल पॉइंट, देखो देखो यह जल, देखो यह जल सबसे अधिक बल, यह जल सबसे अधिक बल, यह जल सबसे अधिक बल 31 एटीएम, 31 एटीएम लिखना, 31 एटीएम, यह जल सबसे अधिक बल 31 एटीएम, 31 एटीएम पर, 31 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 31 एटीएम पर मृदा कणों में, मृदा कणों पर उपस्थित होता है, 31 एटीएम पर मृदा कणों पर उपस्थित होता है, 31 एटीएम पर मृदा कणों पर उपस्थित होता है। और मृदा में भी आपके दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक संसंजन, एक आपका आसंजन बल। तो ये जो कण होते हैं, ये संसंजन बल के द्वारा क्या होता है, मृदा कणों से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट को आप अलग से देखो, यह जल, देखो यह जल पौधों द्वारा, यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, मतलब पौधों के किसी काम का नहीं होता है ना, यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, मतलब पौधों के किसी भी काम का नहीं होता है। आगे बात समझ में, बस इतना सा आपको याद रखना है, इसमें आता रहेगा। ठीक है, दूसरा डालो कि कौन सा आपका गुरुत्वीय जल, जो होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल या फिर होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। देख लो अगला डालो, गुरुत्वीय जल या फिर ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल या फिर ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, गुरुत्वीय जल या फिर ग्रेविटेशनल वाटर। अब ये होता क्या है, आपका ग्रेविटेशनल वाटर या फिर गुरुत्वीय जल, तो देखो बताया था मैंने आपको, भाई ये जल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, और ज्यादा मात्रा में होने की वजह से गुरुत्वीय बल के कारण कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि पौधे की जड़ें इसको ग्रहण करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती है। होता है आपका कौन सा, गुरुत्वीय जल। हाँ, तो लिखो आप, देखो यह जल, यह जल बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण, आपकी इच्छा बोल आप क्या लिखा, ये जल बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण मृदा में, यह जल बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण, मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण, मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण काफी नीचे चला जाता है, मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण काफी नीचे चला जाता है, मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण काफी नीचे चला जाता है, मृदा में गुरुत्वीय बल के कारण काफी नीचे चला जाता है, जिसे जिसे पौधे की जड़ें, जिसे पौधे की जड़ें, जिसे पौधे की जड़ें ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती है, जिसे पौधे की जड़ें ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती हैं, जिसे पौधे की जड़ें ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती है। आगे बात समझ में, है ना। अब यहाँ पर कितना बल आपका लगता है, तो यहाँ पर बल लगता है, सबसे कम बल लगता है कितना, 1/3 एटीएम या फिर 0.33 एटीएम में क्या होते हैं, जल आपका उपस्थित होता है मृदा कणों। तो देखो आप देखो यह जल सबसे कम बल, देखो यह जल सबसे कम बल, यह जल सबसे कम बल, यह जल सबसे कम बल 1/3 एटीएम, 1/3 एटीएम, 1/3 एटीएम या 0.33 एटीएम पर, 1/3 एटीएम या 0.33 एटीएम पर, या 0.33 एटीएम पर मृदा में उपस्थित होता है, मृदा में उपस्थित होता है। ठीक है, मृदा में उपस्थित होता है। अगला डालो भाई कौन सा आपका, गैसीय जल, इसको बोलते हैं क्या, कैपिलरी वाटर, गैसीय जल या फिर कैपिलरी वाटर। अभी गैसीय जल क्या होता है, कैपिलरी वाटर आपको क्या होता है, पौधों के लिए सबसे काम का यही जल होता है कैपिलरी वाटर, जिसको पौधे की जड़ें आसानी से ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो गैसीय जल या फिर कैपिलरी वाटर, और एक काम प्रेजेंट होता है अभी आताग्राही और गुरुत्वीय जल के मध्य में उपस्थित होता है, मतलब 1/3 से 31 एटीएम के मध्य आपको उपस्थित जो जल होता है वो क्या कहलाता है, आपका गैसीय जल कहलाता है, मतलब गुरुत्वीय जल और आताग्राही जल के बीच में। ठीक है, तो लिखो आप गैसीय जल। देखो
देखो यह जल ठीक है, यह जल ध्रुवीय जल, यह जल ध्रुवीय जल, ध्रुवीय जल, ध्रुवीय जल। कोष्टक में लिखना 1/3 एटीएम, कोष्टक में 1/3 एटीएम लिख लो, या समझ जाना 0.33 एटीएम भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ध्रुवीय जल मतलब 1/3 एटीएम। वह कोष्टक में कर लो, वह आर्द्रताग्राही जल, वह आर्द्रताग्राही जल, वह आर्द्रताग्राही जल, समझिए, वह आर्द्रताग्राही जल। कोष्टक में लिख लो आप 31 एटीएम, कोष्टक में लिख लो आप 31 एटीएम। आर्द्रताग्राही जल 31 एटीएम के मध्य उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है, के मध्य उपस्थित होता है केसीय जल कहलाता है, के मध्य उपस्थित होता है केसीय जल कहलाता है, के मध्य उपस्थित होता है केसीय जल कहलाता है। आगे बात समझिए, है ना, ये होता है भी आपका क्या, केसीय जल, समझिए। और अगला पॉइंट देखो, देखो आप देखो, देखो इस जल को पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। भले पौधों के लिए काम का यही जल होता है आपका, पर इस जल को पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इस जल को पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। समझिए भाई, व्याप्य मृदा जल के प्रकार होंगे, कितने प्रकार का होता है। बाद में जब हम सिंचाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे वही सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब प्राप्य जल क्या होता है, शुद्ध क्षमता क्या होती है, मलानी बिंदु क्या होता है, अस्थायी मलानी बिंदु क्या होता है, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। आगे बात समझ, तो ये तो आपकी मृदा के संगठन हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मृदा संस्था, कि मृदा के संस्था क्या होते हैं, मृदा प्रोफाइल आपका क्या होता है।